नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं जनरल एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी का रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। यहाँ पे मैं कुछ 50 एमसीक्यूज़ बताऊँगा जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, लाइक SSC, CGL, CHSL, MTS, UP-SSC, PET और UP-SSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही साथ में CTET और सुपर टेट, ठीक है, बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सीरीज़ आपकी यहाँ से चलेगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है कि सिलिकोसिस क्या है, ठीक है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस है, ठीक है। सिलिकोसिस है, क्या किडनी की बीमारी है, क्या लीवर की बीमारी है, क्या फेफड़े की बीमारी है, क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें आपको बताना है। तो सिलिकोसिस बेसिकली क्या है बच्चों? फेफड़ों की एक बीमारी है। क्या है? फेफड़ों की एक बीमारी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फेफड़े के अंदर क्या होता है, जब सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े पहुंच जाते हैं, सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है? सिलिकोसिस हो जाता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े संबंधी यहाँ पे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, यानी फूड पॉइजन किसकी वजह से होता है? क्या कैंडिडा की वजह से होता है, क्या सल्मोनेला बेसिली की वजह से होता है, या फिर स्यूडोमोनास की वजह से होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सल्मोनेला बेसिली, ये क्या करता है? ये भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। ये सल्मोनेला जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि आंतों में संक्रमण करता है, ठीक है। बैक्टीरियल रोग बोल सकते हैं या बैक्टीरियल डिजीज़, हिंदी में बोलेंगे जीवाणु रोग है। सल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो टाइफाइड बुखार, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन या फिर एसिड रिफ्लक्स के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो सल्मोनेला बेसिली बेसिकली क्या करता है भाई? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो आंतों में अंदर ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है? तो ये भोजन से आता है, ठीक है। तो भोजन विषाक्तता का कारण है सल्मोनेला बेसिली, ठीक है। अगर उसके अंदर है तो भोजन विषाक्तता होगा, टाइफाइड आपको हो सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल बेबी डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि, प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि या पानी के बुलबुले के कारण होता है, या पानी के बुलबुले के कारण होता है, पीड़ित बच्चों में लार के बुलबुले बनाता है। ये पीड़ित बच्चों का उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसे केवल पानी के बुलबुले से ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल बबल बेबी डिजीज़ का जो इलाज होता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनका उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, आर्नियोथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होती है? आर्नियोथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होती है? आर्नियोथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। या कह सकते हैं ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्या घोंघे का, चमगादड़ का, कीड़े का या फिर पक्षी? तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ऑर्नियोथोफिली ये एक तरीके का पक्षी परागण होता है जो पक्षियों द्वारा फूलों के पौधों का परागण है। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? क्या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2? तो बिल्कुल विटामिन डी होगा। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो कि आपके सुबह सुबह सनलाइट की रेजेस, यानी जब यूवी रेजेस पड़ती हैं स्किन पे तो क्या होता है, विटामिन डी का अवशोषण होता है स्किन के द्वारा, ठीक है। तो
कहते हैं ना कि धूप में जाएंगे तो धूप में जब सुबह की जो किरणें होती हैं, सुबह की जो धूप होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, विटामिन डी बनना स्टार्ट होती हैं, इसलिए धूप में जाना ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या है साथियों? छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो ये ध्यान रखेंगे किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए, मृदा के अध्ययन में संबंधित विज्ञान कहलाता है, मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो ऐसा कौन सा विज्ञान जिसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं? क्या पेडोलॉजी, शिक्षाशास्त्र, इकोलॉजी? तो कोई इकोलॉजी शिक्षाशास्त्र तो हो नहीं, पोमोलॉजी और पेडोलॉजी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका होगा पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चलिए आगे आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या है? दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो दालों में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। बैकग्राउंड आवाज़ को आप इग्नोर मारेंगे क्योंकि मैं घर पर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ आपको दिख रही होगी सब्जी वाले की, इसको इग्नोर मारिए। दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। बिल्कुल, दालें किसका है? प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, तो बिल्कुल किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज की होती है भाई, सेलुलोज की होती है। सेल वॉल जिसको बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेसिकली प्लांट में क्या होगा? सेलुलोज होता है। तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को या कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, क्या साइटोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, या फिर न्यूरोलॉजी? कौन सा प्रश्न सही होगा? ठीक है, तो प्रश्न आपका सही होगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? क्या एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, ऊतक होता है, या हाइपोडर्मिस होती है? बिल्कुल, तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस होती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ से आप अपने रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चंस के, जो आपके सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस के एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो क्वेश्चंस को आप देख करके आप अपने रिवीजन कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है कि आप कितना प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बस मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, एक कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले छेद से उनकी उच्च सांद्रता वाले छेद की ओर गति है, और गति है। क्या परासर है, प्रसार है, परासरण है, सक्रिय परिवहन है, या निष्क्रिय परिवहन है? क्या कहलाता है भाई? तो बिल्कुल ये क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की तरफ जाएंगे। 13वां प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या सर्पोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी? तो बिल्कुल जीवों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है बच्चों? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 14वां प्रश्न क्या है, मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे डायबिटीज़ की कौन सी दवा है इसमें बताना है। क्या मेटफॉर्मिन है, जोलपीडेम है, प्रोमेथाजीन है, या हाइड्रालजीन है? तो बिल्कुल मेटफॉर्मिन है। क्या है? मेटफॉर्मिन मधुमेह के उपचार के लिए एक मौखिक मधुमेह रोधी दवा है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे।
और रिपीट भी होता है। विषाणु जनित यानी कि वायरस बेसिकली क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी विषाणु बेसिकली होता क्या है बच्चों कि विषाणु जो है अगर किसी लिविंग सेल में है, लिविंग सेल के मतलब सजीव में है, तो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, ठीक है, जो किसी न किसी बीमारी का कारण बनेगा। लेकिन अगर वायरस ऐसे हवा में है यानी कि निर्जीव जगह पे है, तो वो क्या होता है, वो डेड फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग सेल में जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। तो इसमें से देखें, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो बिल्कुल पोलियो है कि टिटनेस है या फिर कुष्ठ रोग है या प्लेग। देखो प्लेग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। पोलियो, बिल्कुल पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है। और ध्यान रखना कि जो पोलियो है, हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त बन चुका है। पोलियो के टीके क्या होते हैं, तुरंत ही जो दवाई होती है पोलियो ड्रॉप, वो बच्चों को पिलाई जाती है फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा। तो पोलियो है क्या, एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो एक तरीके से ये संचारी रोग भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंट्रोवायरस के कारण होता है। किसके थ्रू होता है ये, एंट्रोवायरस के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हृदय का संकुचन भी कहलाता है, क्या, हृदय का संकुचन भी कहलाता है। तो संकुचन क्या होता है बेसिकली, क्या, ये सबको डायस्टोल और सिस्टोल में आपको अंतर होगी, लव कुछ नहीं है। तो हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 17वां प्रश्न देखेंगे। अजाडिराक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है, किसका वानस्पतिक नाम है। तो बिल्कुल क्या गुलाब का पौधा का नाम है, सेब का पेड़ है, नीम है या फिर आम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नीम का है। चलिए 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद है। क्या वसा है, क्या वसा है, लिपिड है, ग्लूकोज है या फिर सेल्यूलोज। तो बिल्कुल ग्लूकोज है। देखो जो कुछ भी जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज फिर लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर ली जाती है। या फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है। और सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज टूट कर क्या देता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, पूरा खाना पचा और वो सारा का सारा खाना जो भी आपने लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, सारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और वो ग्लूकोज कहाँ पे गया, सेल के पास गया। सेल में क्या हुआ, रेस्पायरेशन की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन वहाँ पे आया, हीमोग्लोबिन उसको लेके आया और क्या किया, उसका डाइजेशन किया, ठीक है। डाइजेशन नहीं मतलब कि वहाँ पे एक रिएक्शन हुई, वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। एनएरोबिक ऑक्सीजन अनऑक्सीशोषण होता है सेल के अंदर और फिर वहाँ से क्या होती है, 36 ATP एनर्जी निकलती है ऑक्सीशोषण में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है, तो बिल्कुल ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है, यानी टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलती, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। तो बिल्कुल टाइलिन जो होता है, टाइलिन एंजाइम हमारे माउथ के अंदर निकलता है, मुंह के अंदर से निकलता है। और टाइलिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलती है, क्या अग्नाशय ग्रंथि। तो बिल्कुल क्या अग्नाशय ग्रंथि माउथ के अंदर होती नहीं होती ना, तो ये गलत हो गया। थायराइड ग्रंथि हमें पता है यहाँ पे होती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे होती है, ठीक है, माइंड में। तो बेसिकली टाइलिन एंजाइम निकल कहाँ से रही है, लार ग्रंथियों से निकल रही है। और यहाँ पे देखिए हमारा 20वां प्रश्न है, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही आप यहाँ पे करा रहे हैं, बहुत छोटी वीडियो है 15 मिनट की। 20वां प्रश्न है कि पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। क्या है, जाइलम है, क्या जाइलम है, फ्लोएम है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें से कोई नहीं।
तो बिल्कुल फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, देखो दो चीज़ होती है पौधों में, एक जाइलम होती है, एक फ्लोएम होती है। तो जाइलम से याद रखना जल, ठीक है। तो जल का फ्लो यानी जल का परिवहन कौन करता है पौधों में, जाइलम। और भोजन और अन्य पदार्थों यानी कि भोजन के साथ साथ जो मिनरल्स होंगे उनका परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। क्लियर है। तो वीडियो कैसी लगी सभी लोग वीडियो को एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करें, आपको सीरीज़ कंटिन्यू कराई जाएगी। लेकिन इसका आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर इस वीडियो में 4K व्यूज़ आएँ तो मैं इस जनरल साइंस MCQ को टारगेट कराऊंगा और आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि इस पर व्यूज़ आने चाहिए। अगर व्यूज़ नहीं आएगा तो मैं वर्क नहीं करूंगा। तो आप इसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।